डिलीवरी करते करते मैंने एक ऐसी लग्जरी कार को टक्कर मार दी जिसे मैं 7 जन्म में भी ना भर सकूं। और मुझे यह भी नहीं पता था कि उसकी मालकिन मेरी कंपनी की वही कोल्ड हाई प्रोफाइल फीमेल सीईओ है, जो असल में वही बुड्ढी सी लड़की है जो रोज ऑनलाइन मुझसे चिपक कर गेम खिलाती है। मैं सुन बैठा, टूटी हुई गाड़ी को घूर रहा था, सोच रहा था कि कितने जन्म डिलीवरी करूं तब जाके इसकी कीमत भर पाऊंगा। तभी गाड़ी से एक बहुत खूबसूरत लड़की उतरी। उसकी बड़े गहरी आंखों में हल्की सी फिक्र झलक रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। अमीर लोग सच में सब्र रखते हैं, मैंने सोचा, और आखिर मैंने ही चुप तोड़ दी। आप टेंशन मत लो, मैं पैसा भर दूंगा। उसकी घनी पलकों के नीचे साफ चमकती आंखें बस मुझे देखती रहीं, फिर भी कुछ नहीं बोली। मैंने फिर कहा, आप बताइए कितना देना होगा? बस अभी शायद मेरे पास इतना नहीं है। हम इंस्टॉलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी चुका दूंगा। लड़की चुपचाप सुनती रही। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसके होंठ हिले, कुछ कहने को हुई, फिर रुक गई और हल्का सा सर हिलाकर मना कर दिया। फिर वो मेरे पास आई, अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे ऊपर से नीचे देखा और नजरें मेरी छिल्ली हुई बां पे जा टिकी। मैं एक पल के लिए रुका, फिर समझ गया। जल्दी से बांह हिलाई, तंग भी उठाई। मैं ठीक हूं, छोटी सी चोट है। ये सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली। अपनी गोरी थोड़ी हल्की सी हिलाकर बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ पलक दी। आप जा रही हैं? मैंने पूछा। सच में पैसा नहीं लोगेंगे? उसने फिर से सर हिलाया। एक पल भी रुकी नहीं, सीधा गाड़ी में बैठ गई। इंजन की आवाज गूंजी और मैं खड़ी खड़ी गाड़ी को दूर जाते देखता रहा। अचानक मेरी नजर पीछे वाले विंडशील्ड पे पड़े एक छोटे से लाइन पे पड़ी। जो मेरी बेटी के पीछे पड़े, उसे शादी करनी होगी, वरना अंजाम खुद भुगतेगा। मैं समझ ही नहीं पाया, ये क्या चीज थी। मैंने गाड़ी को टक्कर मारी, क्या इससे शादी करनी पड़ेगी? घर पहुंचकर मैं कुर्सी पे बैठा उस दिन के अजीबोगरीब वाकये के बारे में सोच रहा था। तभी चैट ऐप की टिंग ने मुझे वापस होश में लाया। एक प्यारा सा अवतार बार बार फ्लैश हो रहा था। वही बुड्ढू फीमेल गेमर फ्रेंड जिससे सालों से बात हो रही थी लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मर्द, तुम बदल गए हो। जरूर बाहर कोई दूसरा कुत्ता है तुम्हारा। अब मेरे साथ गेम भी नहीं खेलते। गुस्सा झलक रहा था उसके मैसेज में। मैंने आंखें घुमाए। बस खेलना खेलना, तुम्हें दिन भर बस यही सूझता है। मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूं, जॉब ढूंढ रहा हूं। घटिया इंसान, फिर मुझे फिजूल खर्ची करने वाली बोलते हो। गलत मत समझो, मैं सच ही बोल रहा हूं। तुम कितने बेशरम हो। गेम ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे तो शक है। तुमने मेरे 12वीं के एग्जाम्स के वक्त भी मुझे खींच कर गेम खिलवाया था, वेस्ट करने वाली। सच कहूं तो कभी कभी मुझे शक होता था कि दूसरी तरफ कोई 200 किलो का आदमी बैठा है, अपने पैरों को खुजाता हुआ। लेकिन उसने कभी ना पैसा ठगा, ना दिल से खेला। जब पहली बार उससे मेरा बर्थडे पता चला, उसने मुझे पूरा गेम स्किन सेट गिफ्ट कर दिया। उस वक्त मैंने उसे दांत दिया था। दुख इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा सीधा 200 रुपए ट्रांसफर कर देती तो ज्यादा ठीक होता स्किन खरीदने से। उस बर्थडे के बाद से उसका मेरे लिए नाम बन गया, फिजूल खर्च करने वाली। और मेरे अंदाजे से इन सालों में उसने गेमिंग पे जो पैसा उड़ा दिया है, वो 7 फिगर से कम नहीं होगा। यही वजह थी कि जब भी उसने मुझसे मिलने की बात की, मैं टाल गया। हम दोनों का लेवल ही अलग था, फसला बहुत ज्यादा था। बर्रे इंसान, अब भी दांत रहे हो? और दांतों तो तुम्हारा आईपी ढूंढ के तुम्हें पीट दूंगी। वाह, इतनी हिम्मत! मैं तो डर गया। आ जाओ, पीट लो। तो तुम मानते हो कि मैं तुमसे मिल सकती हूं? मैंने कब माना? हम दोनों के लिए बेस्ट यही है कि पूरी जिंदगी ना मिले। मुझे जॉब ढूंढनी है, बाद में बात करते हैं। बाई निंगबिंग फोन पकड़े स्क्रीन को घूरती रही, करीब आधा घंटा। फिर दोबारा मैसेज भेजा। मिल गई जॉब? मिल गई? मेरे साथ खेलो ना। मैं थोड़ा थक गया। मैडम, आपको दुनिया की मुश्किलों का अंदाजा ही नहीं है। क्या आपको मेरे क्वालिफिकेशंस पे कोई शक है? जॉब ढूंढना सब्जी खरीदने जैसा नहीं होता। इंटरव्यू भी देना है, ज्वाइन भी करना है, फिर एडजस्ट भी होना है। इन दिनों टाइम ही नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। बाई निंगबिंग उदास हो गई। तो मैं अकेली बोरिंग बैठी रहूं? जब मेरी जिंदगी थोड़ी सेटल हो जाएगी तब साथ खेलेंगे। अच्छा, सेटल कब होगे? पहले एक घर तो ले लूं, अपना ठिकाना हो। भाई निंगबिंग ने सोचा, बस एक घर ही चाहिए? तो कल का कैसा रहेगा? मैं कुछ देर चुप रहा। तुम पागल हो क्या? एक दिन में कोई घर कैसे खरीद सकता है? यह कहना मुश्किल है। मान लो कोई मकान मालिक तुम्हें 100 रुपए में घर बेचने को तैयार हो जाए, तो मिल गया ना घर। मैं फिर चुप हो गया। तुम भी तरीके ढूंढ लेती हो। भाई निंगबिंग की आंखें चमक उठी। सही कहा ना, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। मुझे रक्षक नहीं, तुम अकेली खेलो। चलो अब बात खत्म, थोड़ी देर में मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू है। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग सोफे पे बैठी फोन घूर रही थी, खोई खोई सी। तभी दरवाजे से एक आवाज आई। एक अधेड़ उम्र का आदमी फिक्र के साथ चला आया। बच्चे, तुम अकेले गाड़ी लेकर क्यों निकल रही थी? देखो गाड़ी का अगला हिस्सा कैसा टूट गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे बाप को जीना मुश्किल हो जाता। आगे से ऐसा मत करना, सुन लिया? बाई निंगमिंग ने सर हिलाया, थोड़ी बोरियत के साथ वापस सोफे पे लेट गई। कुछ सोचकर उसने अचानक फोन के नोटपैड में कुछ टाइप किया और अधेड़ उम्र के आदमी को दे दिया। मैं गेम में बहुत बहुत सारा पैसा खर्च करती हूँ। क्या आपको लगता है मैं फिजूल खर्च करती हूँ? अधेड़ आदमी एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। असल में तुम जो गेम्स खेलती हो उनमें से कई कंपनीज में हमारा इन्वेस्ट है। ये कंपनीज हर साल हमें प्रॉफिट देते हैं। मान लो तुमने 10,000 खर्च किए,
तो उसमें से 5,000 तो हमारे घर का हिस्सा है। तुम जितना ज्यादा खर्च करोगी उतना ज्यादा डिस्काउंट और बचत मिलेगी। ये फिजूल खर्ची कैसे हुई? फिजूल तो छोड़ो, तुम तो अपने पापा के लिए अच्छा खासा पैसा कमा रही हो। भाई निंगमिंग चुपचाप नोटपैड में और एक लाइन टाइप करने लगी। फेलियर हूं। भाई गुआचिंग घबरा गया। 2 बार खांसे अपनी बेटी के और पास खिसक गया। निंगबिंग का बचपन में ही मां चल बसी थी और उसकी हेल्थ भी ऐसी थी कि ओल्ड बाई के दिल में हमेशा उसके लिए दर्द रहता था। एक बाप होने के नाते उसे एक ही फिक्र थी। निंगबिंग की उम्र भी कम नहीं थी, इस साल 27 की हो गई थी। उसकी रोज की जिंदगी बस ऑफिस जाना और घर पे गेम खेला था। सुना है वो ऑफिस में भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। कंपनी में कोल्ड और अलूफ के नाम से मशहूर थी। किसी भी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती। ओल्ड बाई रोज यही दुआ करता कि उसकी बेटी कुछ नए दोस्त बनाए। अगले दिन तुम जल्दी उठे, आईने के सामने खुद को संवारा। पहला इंटरव्यू होने की वजह से नर्वसनेस लाजमी थी। ऊपर से कंपनी भी शू वेन ग्रुप जैसी नामचिन थी। एप्लीकेंट्स की भीड़ इतनी थी कि छोटे मीटिंग रूम के बाहर सब लाइन में खड़े थे। तुम फोन उठाकर इधर उधर देखने लगे। तुम्हारी वही बुड़ू फीमेल गेमर फ्रेंड ने 20 मिनट पहले ही एक जीआईएफ भेजी थी। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। यार मैं इंटरव्यू में बिजी हूं। वैसे पिछली बार मैंने कहा था ना, तुम्हें भी बाहर निकालना चाहिए। जिंदगी सिर्फ मेरे साथ चैट और गेम खेलने तक महदूद नहीं होनी चाहिए। बाई निंगबिंग उस वक्त ऑफिस में बैठी थी। खास मैसेज की टिंग सुनते ही कागजात रख दिए। मैंने तुम्हारी बात मानी। पिछली बार मैं अकेली गाड़ी लेके निकली थी। अच्छा, तो आज भी वही करो। नहीं, आज मैं ऑफिस में हूं। ऑफिस और भी बेहतर है। ऑफिस से बाहर निकलो, कॉलीगों से बात करो, कुछ बहने बना लो। वीकेंड पे उनके साथ टी पे मिलो, कितना अच्छा लगेगा। बाई निंगबिंग ने आंखें चपकाई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। तुमने एक लंबी सांस ली। शाबाश, एक दोस्त होने के नाते और रात की तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूं तुम्हारी रियल लाइफ में भी थोड़ी रंगत हो। ठीक है, उसने लिखा। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बाई निंगबिंग खुश हो गई। अपना काम निपटा कर वो खड़ी हो गई। सेक्रेटरी के कंफ्यूज नजरों के बीच वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। 16वीं फ्लोर, 15वीं फ्लोर, 14वीं फ्लोर। तुमने उसे बाहर घूमने की सलाह दी थी और वो सच में मान गई। फ्लोर बाय फ्लोर घूमने लगी। इसी वक्त तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका था। तुम कॉरिडोर में खड़े वेट कर रहे थे। अचानक तुमने हल्का सा हंगामा महसूस किया। हाई हील्स की तक तक की आवाज के साथ एक पुख्ता शख्सियत तुम्हारे पास से गुजरी। ये तो वही लड़की है जिसकी गाड़ी मैंने तोड़ी थी, जिसने मुझसे पैसा नहीं लिया। स्टाफ लोगों को बाई जोंग कहते सुना तो तुम्हारा दिल ढक से रह गया। बाई जोंग? क्या ये मेरी होने वाली बॉस है? कहीं ये बाद में मुझसे हिसाब न मांग ले। लेकिन तुम्हारा शक बेफजूल था। बाई निंगबिंग रुकी, एक नजर सब पे डाली। तुम पे भी नजर पड़ी लेकिन रुकी नहीं। चलो, लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं। तुमने राहत की सांस ली और नजरें खुद ब खुद उस मेहरबान अमीर लड़की के खूबसूरत चेहरे और फिगर पे टिक गईं। ये चेहरा, ये फिगर, जितना देखो उतना ही कम। बस उसके चेहरे पे वही अजनाबी जैसी ठंडी औरा थी। वैसे भी इस लेवल की फीमेल बॉसेस अक्सर ऐसी ही कोल्ड होती हैं। ऑनबोर्डिंग करवाने वाली जैंग जीजी बहुत फ्रेंडली थी। फॉर्मेलिटीज करते करते नए एम्प्लॉइज को जरूरी बातें भी समझा रही थी। और बीच में वही छोटी बाई जोन्ने का भी जिक्र किया जो अभी मिला था। वो शूवैन ग्रुप की असली मालकिन है। उन्हें छोटी बाई जोंग इसलिए कहते हैं क्योंकि मशहूर तेंगफई होल्डिंग्स के बड़े बाई जोंग उनके पापा हैं। क्या? तो इसका मतलब वो सिर्फ हमारी शूवैन की नहीं बल्कि पूरी तेंगफे ग्रुप की भी फ्यूचर बॉस है। जांग जीजी ने आवाज हल्की की। ये बात शूवैन में ही नहीं, पूरी टेंगफे कंपनीज में भी किसी से छुपी नहीं है। छोटी बाई जोंग को एक फिजिकल लिमिटेशन है, वो बोल नहीं सकती। तुम जो ये सुन रहे थे चौंक गए। ओह, इसलिए पिछली बार जब उसकी गाड़ी का अगला हिस्सा टूटा था तो वो इतनी शांत थी, एक लफ्ज भी नहीं बोला। बेचारी, किस्मत की मारी। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास लड़का होकर एक बिलियनियर सीईओ को बेचारा कहूं, ये तो बड़ी ही घटिया बात है। आज तुम्हारा पहला दिन था। तुम जानबूझकर बहुत जल्दी उठे, लेकिन कंपनी पहुंचते ही पता चला 1 घंटे से भी ज्यादा जल्दी आ गए हो। तुम गेट के बाहर वाले जियानबिंग स्टॉल पे गए, 2 एक जियानबिंग ऑर्डर किया। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग नींद भरी आंखों से रजाई से बाहर निकली। उठते ही तुम्हें मैसेजेस भेजने लगी। मैं जाग गई, मैं जाग गई। बाई निंगबिंग ने अपने बिखरे बालों को संभलते हुए बिखरी सी सोच के लिखा। तुम्हारी नई कंपनी को क्या जरूरत है इतनी जल्दी 7 बजे ऑफिस बुलाने की? ये तो ज्यादती है। तुम एक हाथ में अभी बने हुए जियानबिंग पकड़े हुए दूसरे हाथ से रिप्लाई किया। कहानी सुना? ये कैपिटलिस्ट सब खून चूसने वाले होते हैं। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं होती। बाई निंगबिंग भी तुम्हारी बात में हाँ मिला रही थी। हाँ, इंसानियत ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। बिल्कुल भूल गई कि वो खुद उसी कैपिटलिस्ट की बुड्ढू बेटी है। उठकर तैयार होते ही उसने घर के शेफ से ब्रेकफास्ट बनवाने की जहमत नहीं की। सीधे जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल पड़ी। नीचे पहुंचते ही सीधा जियानबिंग स्टॉल की तरफ गई। जानबिंग जानबिंग, मैं आ गई। ऑफिस पहुंचते पहुंचते पीक ऑफिस आवर हो चुका था। जानबिंग स्टॉल पे लाइन में खड़े छोटे एम्प्लॉइज उसकी शक्ल देखकर चौंक गए। शुएन ग्रुप के कई ऑफिस चैट ग्रुप्स में हंगामा मच गया। अरे वाह, छोटी बाई जोंग कितनी डाउन टू अर्थ है, खुद जानबिंग खरीदती है। मेरी तो माँ छोटी बाई जोंग ने खुद ब्रेकफास्ट खाया। तुम्हें क्या पता, मैं तो उस दिन उससे वॉशरूम में भी मिला था। छोटी बाई जोंग के नाजुक हाथ तो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए हैं। इतने डाउन टू अर्थ है, हैरान कर दिया। सब यहां चपालूसी कर रहे हो। बड़े बॉस के जानबिंग खाने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने भी आज जानबिंग खाया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान को फर्क पड़ता था।
बाई निंगबिंग वापस ऑफिस पहुंची, हल्का सा मुंह में काता, फिर एक मैसेज तुम्हें भेजा। एडिटर इन चीफ के साथ तुमने अपनी सीट ढूंढी और अपना पहला काम शुरू किया, कंटेंट रिव्यू। सिर्फ एक सुबह में ही तुम्हें समझ आ गया ये काम कितना मुश्किल है। रोज बैकएंड पे 100 हजारों ड्राफ्ट्स आते थे, काम का बोझ कम नहीं था। सुबह भर देखते देखते सर फटने लगा। सोचा वॉशरूम जाके दिमाग हल्का करूं। हाथ धोके निकले ही थे कि जीन्स की जेब में फोन बजा। आज बाहर में ही घूमे, मैंने कहा था ना, कॉलीग से बात करो, ब्रेक में गॉसिप करो, ऑफिस में अच्छी तरह घुल मिल जाओ। लेकिन मुझे नहीं आता बुड्ढू, बात करना भी नहीं आता मुझे। तो तुम सच में रियलिटी फेस नहीं कर पाते हो? एक वर्चुअल पंच का इमोजी। ऐसा करो, मैं एक तरीका बताती हूँ। रास्ते में जो भी पहला कलीग दिखे, उनके सामने वही कैमरा पोज मारो जो मुझसे ऑनलाइन करते हो, और बोलो ही। ठीक है, ट्राई करता हूँ। हाथ धोकर, बैंग्स थोड़ी सेट करके, जैसे ही तुम फ्लोर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकले, एक जोड़ी खूबसूरत आंखें बिल्कुल सामने, थोड़ी ही दूरी पे, सीधा तुम्हें देख रही थी। छोटी बाई जोंग। तुम्हारा बदन अचानक आकात गया। आंखें झपकाते हुए उसकी तरफ से भी लाल होंठ हल्के से हिले, आंखें झपक गईं। तुम्हारे दिल में घबराहट, ये कहीं मुझे पहचान तो नहीं गई कि मैं वही डिलीवरी बॉय हूं जिसने उसकी गाड़ी तोड़ी थी। कल एचआर की जांग जीजी ने कहा था ना कि बिग बॉस से मिलना मुश्किल होता है। 2 दिन में ही 2 बार मिल चुका हूं, ये कैसी मुश्किल हुई? बाई जोंग, हाय। प्लीज मुझे याद मत रखो, प्लीज मुझे याद मत रखो। शुक्र है बाई निंगबिंग भी बस एक पल के लिए रुकी, फिर हल्का सा सर हिलाकर बिना पीछे देखे चली गई। तुमने लंबी सांस छोड़ी। मेरे छोटे से इलेक्ट्रिक स्कूटर ने उसकी गाड़ी का जो हस्र किया था, उसके लिए तो कई जिंदगियों की कमाई चाहिए। वापस सीट पे बैठते ही फोन फिर बजा। मैं किसी और से ही नहीं बोलना चाहती, मैं कोई दूसरा दोस्त नहीं बनाना चाहती, मेरे पास तो तुम हो ऑलरेडी। ये पढ़कर तुम्हारे दिल में अजीब सी फिक्र होने लगी। मुझे नहीं पता तुमने क्या झेला है, लेकिन खुद को एक मौका दो, जिंदगी को भी एक मौका दो। जिंदगी सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं होनी चाहिए। भाई निंगबिंग अपना सर ठोकर रही थी, बाल बिखरे पड़े थे। कुछ सेकंड रुककर अचानक पूछा, तो फिर हम मिले? मिलने के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगी? वाह, तुम तो काफी तेज निकली। ये क्या इनडायरेक्ट कन्फेशन है क्या? क्या मैं तुमसे कन्फेस कर रही हूं? तो फिर क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? इस औरत की बातें कभी कभी सच में गुस्सा दिलाती हैं पुट्टू पां से। नहीं मिलना, नहीं मिलना, मैं ड्यूटी पे हूं, चलती हूं। उससे लगा तुम गुस्से में हो, लेकिन समझ नहीं पाई क्यों। काम करते करते कई दिन बीत गए। दिन रात रिव्यू करते करते ऑफिस का माहौल भी ठीक ठाक लगने लगा। तुम धीरे धीरे इस काम की रफ्तार में ढल गए। उधर बाई गुओ क्विंग को पता चला कि उसकी बेटी अब ऑफिस में बंद नहीं रहती, तो वो खुश होकर खास हेडक्वार्टर से आया। सोच लिया था चाहे कितना भी बिजी हो, आज पूरे दिन अपनी प्यारी बेटी के साथ पूरी बिल्डिंग घूमूंगा। निंगमिंग, देखो ना, रोज दोपहर ऐसे घूमना कितना अच्छा लगता है। दिन भर फोन में घुसे रहने के बजाय बाहर का नजारा भी देखा करो। एक बाप की फिक्र उस आवाज में साफ झलक रही थी। तुम अपनी आदत के मुताबिक वॉशरूम ब्रेक लेने गए, मौका देखकर थोड़ा टाइम पास करने। बाहर निकलते ही फिर से छोटी बाई जोंग और उनके पापा से टकराया। दुनिया इतनी छोटी है क्या? ये तीसरी बार था। अब तो ये जरूर मुझसे हिसाब मांगेंगे। दोनों एक दूसरे को फिर से देखते रह गए। बाई निंगबिंग एक पल रुकी, जैसे अपने अंदर बहुत हिम्मत जमा कर हाथ उठाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हें ही का इशारा किया। फिर जैसे कोई मिशन कंप्लीट हो गया हो, मुड़कर चली गई। बाई गुओक्विंग की आंखें चमक उठी। बेटी सुधार रही है। उसने तुम्हें मुस्कुरा कर देखा। ये लड़का कौन है?